गुड डे एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर का बेसिक जो चैप्टर्स हैं उसके टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कार्बोहाइड्रेट्स। मैं जो भी पीपीटी या फिर डॉक्यूमेंट यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो होता है उसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा करके आप मेरे को मैसेज करके और आप ये पीडीएफ को पा सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में सिंपली आपके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर जैसे एलिमेंट से मिलकर के बने पड़े होते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मेन सोर्स होता है हमारे बॉडी को एनर्जी देने का, ठीक है। अब ये कहाँ मिलता है? जब हम डेली रिक्वायरमेंट्स अपना डेली खाना खाते हैं उसमें राइस में, रोटी में, ब्रेड में, शुगर में, फ्रूट में, पोटैटो जैसे बहुत सारे फूड में ये मिलते हैं, ठीक है। और हमारे जैसे कि जो चीज़ हम खाते हैं वो दो तरीके का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि बहुत ही इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है जैसे कि शुगर और ग्लूकोज। दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो कि धीरे धीरे ब्रेकडाउन भी होता है और धीरे धीरे हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराता है एनर्जी, जैसे कि राइस या वेट्स, ओके। सो ये सब चीज कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आता है ना। कार्बोहाइड्रेट्स डेरिवेटिव होता है किसके? तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का, ठीक है। तो ये चीज से बना हुआ होता है। क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मेनी पार्ट्स लाइक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेकेराइड्स। अच्छा, यहाँ पर सेक्राइड्स का मतलब शुगर होता है, ये चीज याद रखिएगा, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेक्राइड्स या फिर ग्लूकोज या फिर शुगर, तो हमारे पास चार तरीके के होते हैं: मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स की अगर हम लोग बात करें तो मोनोसेक्राइड्स एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक शुगर यूनिट मिलकर के बने हुए होते हैं, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स वाटर सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है ना। ये फर्दर हाइड्रोलाइज्ड नहीं हो सकते, मतलब ये फर्दर ब्रेकडाउन नहीं होंगे, है ना, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट्स का जो होता है मोनोसेक्राइड, ठीक है। मोनोसेक्राइड्स भी फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट में, जैसे ऑन द नंबर ऑफ कार्बन इट कंटेन और ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना, किस फंक्शनल ग्रुप से ये अटैच्ड है। तो 3 कार्बन को ट्राइओसिस कहते हैं, 4 कार्बन को टेट्रोसिस कहते हैं और 5 कार्बन को सेप्टोसिस कहते हैं, है ना। इसी तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप वी हैव टू एल्डो शुगर एंड कीटो शुगर। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर आप कुछ एग्जांपल्स देख सकते होंगे, ये आप स्क्रीन को पॉज करके लिख लें। अब दूसरा हम लोग नेक्स्ट पर जाते हैं, वो है डाइसेकेराइड्स, ठीक है। ये वैसा कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसमें 2 शुगर यूनिट होते हैं, ठीक है। डाइसेक्राइड्स को हम लोग कह सकते हैं मोनोसेक्राइड्स प्लस मोनोसेक्राइड्स, है ना। ये डाइसेक्राइड्स फर्दर हाइड्रोलाइज हो सकता है, मतलब ब्रेकडाउन हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 कंस्टिट्यूएंट्स हैं मोनोसेक्राइड्स के, तो ये एक रिएक्शन तो करा सकता है ना। डाइसेक्राइड्स भी 2 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स एंड नॉन रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स। अगर रिड्यूसिंग डाइसेक्राइड्स की बात करें तो इसमें डिसेक्राइड्स विच हैज फ्री एनोमेरिक कार्बन ग्रुप, है ना। इसमें एक फ्री एनोमेरिक कार्बन ग्रुप होता है जिसकी वजह से ये मेटालिक कंपाउंड से रिएक्ट करके और हम लोग को कुछ कलर देता है ताकि हम लोग को पता चल सके, है ना। बेनेडिक्ट टेस्ट जब करते हैं तो वो कलर प्रोवाइड कराता है ना। मेल्टोज 2 ग्लूकोज से बनकर मिलकर के बना हुआ होता है और लैक्टोज 1 ग्लूकोज और 1 गैलेक्टोज से मिलकर के बना हुआ होता है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर की अगर हम लोग बात करें तो वो ऐसा सेकेराइड्स होता है जिसके अंदर कोई भी फ्री एनोमेरिक कार्बन ग्रुप नहीं होते हैं, ठीक है। ये मेटालिक कंपाउंड से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल सुक्रोज जो कि मिलकर के ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना पड़ा होता है ना। तीसरा अगर हम लोग बात करें सेकेराइड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, तो वो होता है ऑलिगोसेकेराइड्स। ये वैसा सेकेराइड्स होता है, ठीक है, ये वैसा कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं शुगर यूनिट के वो इन बिटवीन 3 to 10 शुगर यूनिट होते हैं, है ना। ऑलिगोसेकेराइड्स मिनिमम 3 शुगर यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, एग्जाम्पल उसका ट्राइमाल्टेज। अब जो लास्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का टाइप वो है पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसके अंदर मोर देन 10 शुगर यूनिट्स होते हैं, बहुत सारे शुगर यूनिट से मिलकर के ये बने हुए होते हैं। पॉलीसेकेराइड्स जो होता है वो फर्दर हाइड्रोलाइज्ड हो सकता है मेनी टाइम,
है ना। पॉलीसेकेराइड्स भी फर्दर डिवाइडेड होता है टू पार्ट में, होमोपॉलीसेकेराइड्स एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स को हम लोग म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स भी कहते हैं। सो होमोपॉलीसेकेराइड्स होता है, आप नाम से ही जानते होंगे कि वैसा सेकेराइड्स जो कि एक सिंगल और आइडेंटिकल शुगर यूनिट से बना हुआ होता है, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजेन, इंसुलिन। तो इस तरीके का है। हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स, इसमें ये तो शुगर यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है, लेकिन उसके साथ कुछ अनआइडेंटिकल शुगर यूनिट भी होते हैं, है ना, जो कि आइडेंटिकल नहीं होते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम्पल हाइलुरोनिक एसिड या फिर हेपेरिन। तो ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन्स हाउ आवर बॉडी यूजेज एंड चेंजेस द ग्लूकोज टू गेट एनर्जी, है ना। कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे कि हमारे बॉडी में जो भी चीज खाते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसके अंदर शुगर यूनिट्स होते हैं, है ना, उसके अंदर ग्लूकोज होते हैं। वो हमारे बॉडी में जाकर के ब्रेक डाउन होते हैं और मॉलिक्यूलर लेवल पे वो एब्जॉर्ब होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल के थ्रू, ठीक है। और जो यूजेबल आइटम नहीं होता है, जैसे जो वेस्ट होता है, वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है हमारे बॉडी में, वो होता है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लाइकोजेन एंड गैलेक्टोज, है ना। सिंथेटिक पाथवे क्या है, जिसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनता है, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये दो होता है। डिस्ट्रक्टिव पाथवे क्या है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस। तो ये सब प्रोसेस हम लोग आगे देखने वाले हैं। सो ग्लाइकोलाइसिस की अगर हम लोग बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस होता है, एक रिएक्शन होते हैं, जिसमें ब्लड ग्लूकोज जो होता है या बॉडी के अंदर जो भी ग्लूकोज है, शुगर यूनिट है, उसको तोड़ करके हमारा बॉडी एनर्जी बनाती है, ठीक है। इसमें आपको जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो पाइरुवेट होता है ना। ग्लूकोज को तोड़ करके पाइरुवेट बनता है, जो कि हमारे बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। ये प्रोसेस जो होता है सेल के साइटोप्लाज्म में होता है ना। इसमें बेसिकली जो बनता है एंड प्रोडक्ट वो पाइरुवेट बनता है, एनर्जी एटीपी के फॉर्म में बनता है ना। एंड एनएडीपीएच जो कि एक एनर्जी कैरियर है वो भी बनता है। इस प्रोसेस को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, इसलिए इसे एन एरोबिक प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि इसमें ग्लूकोज से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो पाइरुवेट बनता है। इसी प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। इसमें 10 रिएक्शन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 5 रिएक्शन को हम लोग प्रिवेंटिव फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें एटीपी यूटिलाइज होता है ना। जो जो नेक्स्ट 5 फेज होता है उसे हम लोग पे ऑफ फेज कहते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी जो होता है एटीपी वो प्रोड्यूस होता है। तो आप रिएक्शंस जो होते हैं कैसे होते हैं, जैसे पहला की अगर हम लोग बात करें फर्स्ट रिएक्शन की, तो ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज या फिर ग्लाइकोकाइनेज। इसमें एटीपी यूटिलाइज होते हैं, एटीपी से एडीपी बनता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनता है। सेकेंड आप उसी तरीके से है देख पा रहे होंगे, है ना। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पे ऑफ फेज होता है जहां पर एटीपी जो होता है वो प्रोड्यूस होता है ना। इसमें जो पहला है वो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जो कि कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसराइड में, तो इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट, है ना। इसमें NADPH जो होता है, NAD होता है जो NADH2 में, जहां पर 3 ATP प्रोड्यूस होता है और 2 टाइम होता है, मतलब टोटल 6 ATP यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। उसी तरीके से बाकी रिएक्शंस होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो यहाँ पर बात याद रखने वाली जो है वो है देर आर टोटल 10 ATP आर प्रोड्यूस, है ना। एटीपी आर प्रोड्यूस, पे ऑफ फेज में एटीपी प्रोड्यूस होता है टोटल 10, जहां पर 2 एटीपी यूटिलाइज हो जाता है। यूटिलाइज किधर होता है, प्रिवेंटिव फेज में होता है ना। तो ओवरऑल जो होता है 8 एटीपी प्रोड्यूस एक साइकिल में होता है ना। अगर एब्सेंस होगा ऑक्सीजन तो 6th रिएक्शन जो होगा नहीं होगा, है ना। तो 4 एटीपी प्रोड्यूस होगा एंड 2 एटीपी यूटिलाइज होगा, तो ओवरऑल 2 एटीपी प्रोड्यूस होगा। एनर्जाइटिस की अगर बात करें किस तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, तो आप सेकंड जो है रिएक्शन उसमें आप देख सकते हैं कि एक एटीपी 2 टाइम प्रोड्यूस हो रहा, 3 एटीपी 2 टाइम प्रोड्यूस हो रहा, और थर्ड प्रोसेस में 1 एटीपी 2 टाइम प्रोड्यूस हो रहा। ओवरऑल जो नेट एटीपी प्रोडक्शन हुआ वो 10 एटीपी हुआ, है ना। एटीपी यूटिलाइज इन ग्लाइकोलाइसिस इन स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप थर्ड। द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस इज 10 - 2 इज 8 एटीपी, है ना। रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें ग्लाइकोलाइसिस की रेगुलेशन की, तो एक तरीके का ये
कंट्रोल ग्लाइकोलाइसिस जो होता है की स्टेप होता है जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में। बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस में एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे हेक्सोकाइनेज, फॉस्फोरेक्टोकाइनेज, इस तरीके से। मैकेनिज्म जो रेगुलेशन का होता है वो दो तरीके का होता है, कोवैलेंट रेगुलेशन एंड एलोस्टेरिक रेगुलेशन। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बेटर टेक स्क्रीनशॉट, है ना। नेक्स्ट साइकिल पे हम लोग बात करते हैं जो कि है क्रेब साइकिल। सो क्रेब साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी में होता है ना। क्रेब साइकिल जो होता है फूड से एनर्जी निकालने का एक स्टेप होता है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड टीसीए साइकिल, मीन्स ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, है ना। ये एक बेसिकली एक सीरीज होता है केमिकल रिएक्शन के, जो कि एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं टू जनरेट एनर्जी थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए, which are the derivative form of carbohydrates, fatty acid and protein, है ना। जो क्रेब साइकिल होता है वो हमारे सेल के माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद पाइरुवेट बनता है वो आगे क्रेब साइकिल में जाकर के एनर्जी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, NADH एंड FADH2 बनता है जो कि एनर्जी कैरियर है, और ATP एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है। ये जो NADH एंड FADH जो होता है वो बाद में और ज्यादा एनर्जी बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन, जो कि आगे आप लोग देखेंगे। तो ये आप कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो अबाउट 60 to 70% जो ATP प्रोड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट से, इट प्रोड्यूसेस इन माइक्रोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। रिएक्शंस जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के वो इस तरीके से कुछ होते हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट रिएक्शन की हम लोग बात करें तो इसमें एसिटाइल कोए ऑक्सिल एसीटेट जो होता है ये कन्वर्टेड होता है सिट्रेट में इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट सिंथेसिस, है ना। एंजाइम, हर रिएक्शन के लिए एंजाइम बहुत ही जरूरत होता है। एंजाइम एक तरीके के कैटलिस्ट होता है जो कि रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, स्पीड रिएक्शन को बढ़ा देता है। आप सारा स्टेप देख सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें टोटल जो होता है वो 8 स्टेप होते हैं, है ना, क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल का रेगुलेशन जो होता है वो कैटालिटिक पाथवे होता है, प्रोडक्शन एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस करता है ना। इसका रेगुलेशन की अगर हम लोग बात करें क्रेब साइकिल का, तो क्रेब साइकिल बॉडी के एनर्जी नीड के हिसाब से ही कंट्रोल होता है। जैसे कि ज्यादा एनर्जी अगर हमारे बॉडी में हो तो जो क्रेब साइकिल होगा वो स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। अगर एनर्जी कम हो हमारे बॉडी में तो ये जो साइकिल होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मेनली एंजाइम जो होते हैं जो क्रेब साइकिल को कंट्रोल करते हैं वो होते हैं सिट्रेट सिंथेसिस, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, और अल्फा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज होता है ना। कैसे ये कंट्रोल करता है, तो जब हमारे बॉडी में एनर्जी ज्यादा हो, एटीपी का लेवल हाई हो, तो साइकिल स्लो डाउन होकर के एटीपी एंड एनएडीएच एनर्जी को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, ताकि फर्दर प्रोडक्शन एनर्जी का ना हो, है ना। बट हमारे बॉडी में जब एनर्जी कम हो, एडीपी ज्यादा हो, एटीपी कम हो, तो साइकिल फास्ट हो जाता है, जहां पर एडीपी एंजाइम को एक्टिवेट किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाए, है ना। कोवैलेंट रेगुलेशन होता है एंड हार्मोनल रेगुलेशन होता है। हार्मोन में आ जाता है आपका इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। चलो ठीक है। नेक्स्ट जो होता है ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म होता है ना। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म एक तरीके का ब्रांच होता है पॉलीमर का, जो कि ग्लूकोज को स्टोर करता है हमारे बॉडी में। देखिए ग्लूकोज जो होता है हमारे बॉडी के सेल जो होता है उस ग्लूकोज को स्टोर किए हुए रहता है ताकि वो बाद में भी यूटिलाइज कर सके, है ना। सिंपली जो होता है ये जब ब्लड शुगर लो होता है, ठीक है, या जब बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होता है इन द केस ऑफ फास्टिंग और एक्सरसाइज, है ना, तो ये होता है। इसका ग्लाइकोजेनेसिस का जो होता है वो 5 स्टेप्स होते हैं, है ना। आप देख पा रहे होंगे फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज जिसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं, है ना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। उसी तरीके से एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकोज एक स्टेप हो गया, सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन प्राइमर हो गया, सिंथेसिस ऑफ लीनियर बॉन्ड हो गया, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्रांचिंग हो गया। ये बेसिकली जो होता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये लीवर में होता है, ब्लड में ग्लूकोज भेजता है और मसल में अपने एनर्जी के लिए यूज करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल रिलैक्सेशन के लिए।
सो ग्लाइकोजेनोलाइसिस की अगर हम लोग बात करें तो एक तरीके का मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ग्लाइकोजन टूट करके ग्लूकोज बनता है ना। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लाइकोजन बनता है ना। ये एक तरीके का प्रोसेस होता है जहां पर ग्लाइकोजेनेसिस बिकॉज इट डज नॉट रिक्वायर्ड यूटीपी एंड यूडीपी और एटीपी एंड एडीपी ये भी कह सकते हैं, है ना। इसका कुछ स्टेप होते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डी ब्रांचिंग होता है एंड ग्लूकोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली जो ग्लाइकोजन है एंड प्रोडक्ट जो बना वो ग्लूकोज बना, जो कि फर्दर हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ये फर्स्ट प्रोसेस है, डी ब्रांचिंग है उसके बाद। और जो हमारा लास्ट जो था वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज बनता था। रेगुलेशन जो होता है इसका हार्मोनल रेगुलेशन होता है और एक जिसके अंदर जो आता है वो ग्लाइकोजेनेसिस आता है ना। सी ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक तरीके का प्रोसेस होता है जो कि हमारे बॉडी के अंदर होता है, जिसमें ग्लाइकोजन जो होता है जो कि एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है वो टूट करके ग्लूकोज बनाता है और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लाइकोजेनोलाइसिस एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें स्टोर्ड ग्लूकोज जो होता है, ग्लाइकोजन होता है, वो पहले कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में और देन इट रिलीजेस एनर्जी फंक्शन आवर बॉडी, है ना। ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो होता है वो हर टाइम नहीं होता है। जब ब्लड में शुगर लेवल कम हो या फिर फास्टिंग या फिर एक्सरसाइज के टाइम जब रिक्वायरमेंट ज्यादा हो तभी वो स्टोर्ड जो एनर्जी होता है वो बॉडी को देता है। ये लीवर और मसल में होता है ना। इसका जो मेन एंजाइम है ग्लाइकोजेन फॉस्फोरिलेज, ठीक है, ये जो होता है यही जो एंजाइम होता है वो ग्लाइकोजन को तोड़ता है। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं इसमें जो कि ये प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि ग्लूकागॉन जो कि स्टार्ट कराता है ये प्रोसेस को, एंड एड्रेनलिन जो होता है वो इस स्टेप को और भी फास्ट कर देता है, स्टेप को और इंक्रीज कर देता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी जो होता है ग्लूकोज को नया ग्लूकोज हमारे बॉडी में बनता है जब ग्लूकोज कम हो जाता है हमारे बॉडी में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल लाइक पायरुवेट, ग्लिसरॉल एंड लैक्टेट। ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। इट टेक प्लेस इन लीवर, किडनी एंड द ब्रेन, ठीक है। ये अमाइनो एसिड्स या फिर लैक्टेट या ग्लिसरॉल जो नॉन कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल होते हैं उससे बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ना। लॉन्ग टाइम का एक्सरसाइज कर लिए हमारा बॉडी को एक्सट्रीम कंडीशन में एनर्जी चाहिए होता है तब ये प्रोसेस एक्टिवेट होता है ना। चलिए सही है। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, 10 स्टेप, ठीक है। 7 स्टेप ग्लाइकोलाइसिस की तरह सेम होगा बट लास्ट का जो 3 होगा वो डिफरेंट होगा, है ना। इन प्रोडक्ट ग्लूकोज होगा जो कि फर्दर हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। आप ये सब चीज को सिग्निफिकेंस वगैरह को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। अब हम रेगुलेशन ब्लड ग्लूकोज के अगर हम लोग बात कर लें तो रेगुलेशन एक तो मेटाबॉलिक रेगुलेशन होता है और एक हार्मोनल रेगुलेशन होता है ना। मेटाबॉलिक जो होता है ग्लूकागॉन इंक्रीज कर देता है ना। कॉर्टिसोल हेल्प कराता है इसमें और इंसुलिन इसको रिड्यूस करता है। हार्मोनल रेगुलेशन की अगर बात करें तो ठीक है, बेसिकली जो इंसुलिन होता है इस मेनली रेगुलेट दी शुगर इन दी ब्लड, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ग्लूकोज के हमारे ब्लड में वो 70 to 100 ml पर DL होना चाहिए। फास्टिंग ब्लड शुगर का जो FBH होता है वो 70 to 110 होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट पैरेंडियल खाने के बाद अगर ब्लड शुगर टेस्ट कराए तो उसको लेस देन 140 ml पर DL आना चाहिए और रैंडम ब्लड शुगर RBS कराए तो वो लेस देन 200 आता है। देखिए ऐसा नहीं है कि 140 हो गया तो वो पेशेंट को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि वो डायबिटिक पेशेंट है, नहीं। इट कुड बी नॉर्मल बट इट शुड नॉट अवॉइडेड, ठीक है। बट अगर रीडिंग मोर देन 20 या मोर देन 200 या नियर 200 आता है तो ये एक तरीके का इंडिकेशन है कि पेशेंट अब डायबिटिक कंडीशन में है, तो इसको रेगुलेट हमारा बॉडी करता है। होम्योस्टेसिस ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। जैसे कि ग्लाइकोजेनोलाइसिस जो होता है या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है वो एक पाथवे होता है जो कि इंक्रीज करा देता है ब्लड ग्लूकोज को। जैसे कि हमारे बॉडी में अगर ब्लड ग्लूकोज कम हो, ठीक है, हमारा बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो तो यहाँ पर जो हमारा बॉडी एक्टिव करेगा प्रोसेस वो ग्लाइकोजेनोलाइसिस या फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा। अगर हमारा बॉडी में
बॉडी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज है तो यहाँ पर जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस, ये दो तरीके का होता है। ये सप्रेस कर देता है हमारे बॉडी में लेवल जो ग्लूकोज का होता है वो कम कर देता है ना। ये पाथवे है जो कि डिक्रीज करता है ग्लूकोज लेवल इन ब्लड में, ग्लाइकोलाइसिस या फिर ग्लाइकोजेनेसिस। सो वही चीज मैं जो बोला वो ये है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले करके या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इस टॉपिक का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा हूँ, उस पर आप मेरे को टेक्स्ट करके पीडीएफ को ले सकते हैं, है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए स्टे टर्न्ड। थैंक यू।